संस्कृत मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पुनः आपके साथ लेके आए हैं संधि। संधि के अंतर्गत हमने पढ़ना था, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद कितने हैं। संधि के 3 भेद बताए थे आपको, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उस पर एक शब्द आ रहा था वर्ण। जैसे संधि की परिभाषा में आता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो जो वर्ण आ रहा था वो वर्ण के लिए मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो मैं लिख लिया आपके लिए लेके आया वर्ण। क्योंकि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा जैसा कि वर्ण लिखा हुआ है, तो पहले वर्ण को समझते, वर्ण कहते किसे है ना। पहले हम ये समझते वर्ण कहते किसे। तो हमारे वर्ण समझ में आ जाएगा तो हम आगे उसकी प्रोसेस को भी समझ जाएंगे। तो संधि में कभी भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ये होता है कि वर्ण और शब्द में क्या मतभेद है। जब वर्ण और शब्द में मतभेद होगा तो आपकी जो परिभाषा है संधि की वो ज्यादातर गलत ही होती है। जैसा कि एमपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी जाता है कि संधि की परिभाषा लिखिए, तो बच्चों को पता नहीं होता या पता होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं कि जब देखो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं होता कि वर्ण क्या है और शब्द क्या है। जब हमारे क्लियर होगा कि ये वर्ण है और ये शब्द है, देखो हमें जैसे ग्वालियर से बाहर जाना है तो मुझे पता ये रास्ता भिंड के लिए गई और ये मुरैना के लिए गई, तो जब मेरे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो मैं सीधा जा सकता हूं। अगर मेरे को कंफ्यूजन होगा तभी तो मैं भिंड के रास्ते पे मुरैना वाले पे चला जाऊं। तो कंफ्यूजन तब होगा जब मैं क्लियर नहीं हूं। जब मैं क्लियर हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आप ग्वालियर छोड़ दीजिए, बस पकड़ के हमने चला जाऊंगा जहां मुझे जाना होगा। ठीक, तो उसी तरीके से हम वर्ण को यदि हमें वर्ण और शब्द में भेद पता है तो हमें संधि की परिभाषा लिखने में तनिक भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी किंचित मात्र भी गलती हमसे नहीं होगी। क्यों, कब नहीं होगी, जब हमें बिल्कुल क्लियर होगा। और जब हमें क्लियर नहीं हो तो हमें कोई, आप कितनी भी देखो रट कर कोई भी चीज क्लियर नहीं की जा सकती। हमेशा ध्यान रखना, रटने की प्रक्रिया को बिल्कुल रोक लो, रटा नहीं जा सकता इनको थोड़ा सा ट्रिक लगाकर समझो। वर्ण और शब्द, वर्ण और शब्द में जो भेद है इसको आप बिल्कुल एक बार ध्यान से समझ लोगे, आई होप आपको बार बार पढ़ने की और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि वर्ण आप देख पा रहे हैं, शब्द की वह सबसे छोटी से छोटी क्या है, ध्वनि। ठीक, शब्द राम, श्याम, आम, मोहन, लता, सीता, ये सब क्या है, शब्द है। तो कह रहे हैं शब्द की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि क्या है, ध्वनि। शब्द की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसका फिर विभाजन न किया जा सके। शब्द की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसका फिर क्या ना किया जा सके, विभाजन ना किया जा सके। विभाजन अर्थात उसको अलग ना किया जा सके, उसकी लास्ट स्टॉपेज है ना। जैसे मान लो ये एक पेन है, इसके पार्ट्स हैं, ये निकला, इसकी इंक निकले, स्याही निकले, लास्ट जो इसकी स्टॉपेज बचे उसे हम कहेंगे वर्ण। तो वही कह रहे हैं कि शब्द की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसका फिर विभाजन न किया जा सके वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, का, य, स। अब आ, ई, उ, का, य, श, ठीक है। आ, ई, उ तो मान लिया चलो भैया स्वर है, ठीक है, आपने ले लिए, लेकिन आपने ये 3 वर्ड क्यों लिए, आपको 3 ही लिखने थे या 6 ही लिखने थे। आ, ई, उ, का, ख, ग लिख देते, च, छ, ज लिख देते, ता, था, दा लिख देते। क्या जरूरत थी इन 3 को लिखने की, तो कहते हैं जरूरत थी इनकी। क्या जरूरत थी, तो कहते हैं जो ये का है ना, ये किस में आता है, व्यंजन में आता है। और व्यंजन में इसको हम स्पर्श के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी होती है का से मा तक, ठीक है। ये कितने होते हैं, 25, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरा य, इसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ ये होते हैं य, व, र, ल, कितने हो गए, 4। इनको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ की शुरुआत कहां से होती है, या से, इसलिए या लिया। अब शाक्यू लिया तो इसको कहते हैं ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, ठीक है। इनकी शुरुआत होती है श, स, स और ह, ठीक। ये भी कितने होते हैं, 4। इसीलिए इनको लिया गया क्योंकि पाणिनि जी को, जो व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि, उनको यह बताना है कि
वर्ण में क्या भेद है, ठीक। इसीलिए देखो उन्होंने किसी, ये तीनों सबसे छोटे वर्ड है, ये भी तीन छोटे वर्ड है। ये तीन इसलिए लिए क्योंकि ये आपको बता दिया, एक स्पर्श का है, एक अंतस्थ का है और एक ऊष्म का है, ठीक। इसलिए इन तीनों को लेना इन्होंने समझा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको मैं थोड़ा रफ करूंगा, स्क्रीनशॉट आप वीडियो पोस्ट करके ले सकते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। तो इसके बाद हमें यह समझना था कि वर्ण में, अब ये तो परिभाषा समझ में आ गई कि वह शब्द की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसका फिर विभाजन न किया जा सके वो वर्ण कहलाता है। अब सर कैसे पहचानेंगे कि शब्द की सबसे छोटी ध्वनि हो चुकी है? तो देखिए एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे यहां पर बड़ा आ है तो हम बड़ा आ लिख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये बड़ा जो आ है इसका विभाजन अभी किया जा सकता है क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ प्लस आ इजिकल टू बड़ा आ। अगर आप आगे पढ़ोगे या आप पढ़ चुके हो, तो अगर आपने कभी पहले पढ़ी हो तो दीर्घ संधि कहती है कि पूर्व में और पर में समानार्थी स्वर होने पर उन्हें दीर्घ कर देते हैं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे ये दोनों के छोटे हो गए। अब इनका विभाजन हो सकता है क्या? ये छोटे छोटे जो आ लिखे हैं इन दोनों का विभाजन हो सकता है? नहीं हो सकता, इन दोनों का विभाजन अब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर का को यहां जो आधा लिखा है का, इसको हम यदि पूरे में लिख दें ऐसे करके, इसमें हलंत लगाया, मैंने हलंत नहीं लगाया, तो अगर बिना हलंत के लिखूंगा तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, ठीक है। और अब यदि मैं इसके अंदर से, का में क्या है? स्वर है। कौन सा स्वर है? आ है ना, आ है ना। तो मैंने अगर इस का में से का को निकाला प्लस आ को निकाल दिया, ठीक है, तो ये जो का है ये भी वर्ण कहलाएगा और ये जो आ है ये भी वर्ण कहलाएगा। समझ पा रहे होंगे? तो शब्द, अब देखो ये शब्द है का, शब्द की सबसे छोटी ध्वनि क्या होगी? का और आ। अब इनका दोनों का विभाजन नहीं हो सकता, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। क्लियर? ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ऐसे ही यहां पर हम या को देख सकते हैं, ठीक, या में से हलंत हटा दूं। इसी तरीके से हम सा को देख सकते हैं, पा को देख सकते हैं, बड़े आ को तो देख ही लिया आपने, बड़ी ई को देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी ई को आप दो छोटी ई मिलाकर बड़ी ई बनती है, तो वो भी एक क्या है? दो छोटी छोटी ई से मिलाकर बड़ी ई बनी, इसीलिए ये क्या कहलाया? शब्द कहलाया। अगर ये विभाजन हो जाएगा, अगर मैं यहां पर इस ई का विभाजन कर दूं तो ई प्लस ई है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएंगे, ठीक है। ये शब्द कहलाए और ये क्या कहलाए? वर्ण कहलाए, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से हमने समझा कि वर्ण क्या है, वर्ण की हमने परिभाषा और वर्ण के भेद को समझे। वर्ण के बाद आता है शब्द। तो कहते हैं सार्थक ध्वनि, जो शब्द वर्ण की जो सार्थक ध्वनि है उसके समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखो छोटी छोटी वर्ण जो होते हैं इनकी सार्थक समूह को बनाया जाता है ना। जैसे राम लिखना है तो रा एक ध्वनि है, आ एक ध्वनि है, माँ एक ध्वनि है और माँ में जो आ है वो भी एक ध्वनि है। तो छोटी छोटी हमने चार सार्थक ध्वनियों को लिया और एक राम शब्द बनकर तैयार हो गया। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देखें, जैसे मैंने एक रा ले लिया, ठीक है। एक यहां पर देखो, यहां पर ये सब वर्णमाला लिखी हुई है, आ, मा और आ, ठीक है। अब मुझे इसको मिलाना है, ठीक है, मुझे इसको मिलाना है। तो सार्थक ध्वनि है। सार्थक ध्वनि कैसे बनाएंगे? रा में आ मिलेगा, माँ में आ मिलेगा, तब बनेगा रा। अगर सार्थक ध्वनि ऐसे मिला दो, रा में माँ मिला दो, है ना, या आ मत मिलाओ, तो ये शब्द नहीं बन पाएंगे क्योंकि सार्थक नहीं है। तो कहते हैं वर्णों की सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द या पद कहते हैं। वर्ण की सार्थक ध्वनि को हम शब्द या पद कहते हैं। और कहते हैं सार्थक शब्द या सार्थक पद के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे राम है, बाजार है, मंदिर है, ये सब क्या है? शब्द है। अगर इनको एक जगह मिला दिया जाए कि राम मंदिर जाता है, तो ये क्या हो गया? सार्थक समूहों का, सार्थक समूह बन गया, शब्दों का समूह है। जैसे राम मंदिर, राम मंदिर,
विद्यालय, ये शब्द क्या हो गए? सार्थक शब्दों का समूह बना कि राम एक जगह से आया, मंदिर एक जगह से आया, जाना एक जगह से आया, बन गया। अगर मैं आपको कहूँ राम, श्याम, मोहन, गया, तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि शब्दों का सार्थक समूह नहीं बन पा रहा है। और जब शब्दों का सार्थक समूह बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसमें हमने देखा वर्ण किसे कहेंगे, शब्द को बता दिया कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों की सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं और शब्द की सार्थक ध्वनि के समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्लियर? शब्द को ही पद कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। आइए चलते इसके दूसरे पार्ट पर, जहां हम पढ़ेंगे। आपको पढ़ा रहे थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा, है ना, वर्ण के भेद आदि हमने पढ़े। अब हमें पढ़ना था, चूंकि जैसा कि आपको पूर्व अवगत कराया था कि हम आपके लिए लेके आएंगे स्वर वर्ण के भेद और स्वर संधि के बारे में छोटी सी जानकारी। तो छोटी सी जानकारी के तौर पर हम स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानते हैं। संधि के कितने भेद हैं, संधि के प्रकार में वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पर है, इसी चैनल पर आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि की डेफिनेशन वगैरह और संधि के भेदवादी। संधि के 3 भेद हैं, जिसमें से पहला भेद है आपका स्वर संधि, जिसको हम संस्कृत में अच संधि कहते हैं। इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप देखेंगे इधर कि 2 या 2 से अधिक कहते हैं, यदि 2 अत्यंत समीप स्थित स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं, या वो स्वर संधि कहलाती है। क्या कह रहे हैं? यदि 2 अत्यंत समीप स्थित स्वरों के मेल से, यदि 2 अत्यंत समीप स्थित स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है, कहां पर? शब्दों के बीच में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, या पीएससी वगैरह की परीक्षाओं में भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्टली वहां पर पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी संधि है जिसके अंतर्गत 2 स्वरों का विभाजन होता है, या 2 स्वरों के मेल से होने वाली संधि का क्या नाम है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए स्वर संधि के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक स्वर हो सकते हैं। 2 स्वरों के अत्यंत समीप स्थित जब होंगे तभी कुछ नया परिवर्तन दिखाई देता है। या ये कहें कि देखो, पूर्व में और पर में 2 जगह वर्ड होते हैं, पूर्व में भी एक शब्द होता है, एक पर में होता है। तो पूर्व वाला स्वर और पर वाला स्वर जब मिलेगा तो किसी तीसरे परिवर्तन को लेके आएगा, और जो परिवर्तन होगा वो भी स्वर ही होना चाहिए। जो परिवर्तन होने जा रहा है 2 स्वरों के पास में, वो भी कौन सा होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि व्यंजन में क्या होगा? 2 व्यंजनों के बीच में परिवर्तन होगा, विसर्ग में विसर्ग के बीच परिवर्तन होगा। तो उसी प्रकार स्वर के बीच में परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ लिखा है स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। स्वर संधि के अन्यान्य बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन यदि आपके एग्जाम की बात करें, मैं संस्कृत लेवल की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, जैसे आप 10th 12th की बात करेंगे या एमपीपीएससी वगैरह, एमपी तक के एग्जाम की हम बात करें, यूपी या एमपी पुलिस की एसआई तक के एग्जाम की हम बात कर लें, तो वहां तक इन्हीं स्वर संधि के यही भेद मोस्टली पूछे जाते हैं, इनसे ऊपर नहीं आता। हाँ, यूजीसी नेट की बात करें या जीआईसी प्रवक्ता की बात करें, पीजीटी जीडीजी की बात करेंगे, तो वहां पर जाके लेवल आपका बढ़ जाता है। लेकिन वहां भी इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनके अलावा कुछ एक संधियां और बढ़ती हैं, लेकिन वो एक हायर एजुकेशन की बात कर देते हैं। लेकिन जब नॉर्मली बेसिक की बात करें तो यही संधियां हैं जो आपके 10th 12th तक के एग्जाम में, ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके यही पेपर में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहली संधि है दीर्घ संधि। पहली संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? 2 स्वरों के बीच में जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ आदेश होता है। इसका सूत्र होता है अकासवर्णे दीर्घ। दूसरी है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? 2 वर्ण है, पूर्व में आ होना चाहिए और उत्तर में जो शब्द है उनके स्थान पर गुण आदेश होता है। गुण 3 वर्ण होते हैं, ए, ओ और री और अर। ठीक है, ए, ओ, री और अर और अल, ये 4 वर्ड हो जाते हैं आपके गुण संधि में। इसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश, वृद्धि संधि आप दिख रही होगी, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरादेश। ये कहती है कि जो यहां पर ए, ओ, अर और अल हुआ था, इन्हीं 4 वर्डों को हम वृद्धि कर देंगे।
क्योंकि गुण के बाद हम वृद्धि पढ़ते हैं, तो वृद्धि कहती है कि जो गुण संधि हुई है जिन वर्णों की, उनको ही हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। जिनका गुण हुआ है उनको हम वृद्धि कर देंगे। तो गुण किसका हुआ है, ए, ओ, अर और अल, इन चारों का गुण हुआ है, इन्हीं चारों को हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो ए को क्या हो जाएगा, आई, ओ को औ, अर को आर और अल को आल आदेश हो जाएगा। इसके बाद आती यण संधि। इसका सूत्र है इको यणचि, इका स्थान यण से आदचि संहितायाम विषय, ये सूत्र है वृत्ति है यण संधि की। तो यण संधि कहती है ई उ रिल री, इको इक के स्थान पर यण आदेश होगा, अच परे रहते। इक अर्थात ई उ रिल री, ये चार वर्ण है, इनको य व र ल, ये चार आदेश हो जाते हैं। इसके बाद आती अयादि संधि। एचो यवो यावह, एचों को ए ओ ऐ औ, ये चार एच हैं, इन्हीं चार एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश होता है, तो वो होता है अयादि संधि में। इसके बाद आती है आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व प्रयोग एकादेशा से, पूर्व में स्थित वर्ण पर में जाकर मिल जाते हैं, तो पूर्व प्रयोग यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। इसी तरीके से आपकी पर रूप संधि है, इसमें पर में जो स्थित वर्ण है वो जाके पूर्व में मिल जाते हैं। ये प्रकृति भाव संधि है। दोनों प्रकृतियां जब मिल जाती हैं तो वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत देखा भी जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये 8 संधियां जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हीं 8 में क्या होता है, जैसे शब्द क्या होता है, प्रकृति भाव में क्या होता है, पूर्व और पर में यदि एक जैसे वर्ण है, यदि दोनों स्वर होंगे, क्योंकि स्वर की बात कर रहे हैं, और दोनों में जैसे एक समान रूप वर्ण होगा तो वहां पर भेद प्रकट नहीं होता, और जैसे का तैसा बना रहता है। ठीक है बच्चों, सभी मित्रों से, बच्चों कह रहा हूं, सभी मित्रों से जो भी यहाँ शिक्षा इस वीडियो को सुन रहे हैं, और जब भी इस वीडियो को सुनेंगे, तो मेरा मतलब ये था कि स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद की इस वीडियो में हमें बताना था। और इससे जस्ट पूर्व बारे में शुरुआत में हमने आपको बताया था वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद आदि के बारे में। वर्ण और वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बाद शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बाद पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और उनको विभाजन करके भी आपको बताया। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वर्ण और स्वर, तो मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग आपके लिए वर्ण भी लेके आया और स्वर भी लेके आया। ठीक है, इस पहले एक बात के लिए क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा विलंब हुआ वीडियो आने में, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपको समय से सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस बार के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उससे पहले पहले आपको सारा सिलेबस ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का प्राप्त हो जाए, ऐसे मैं प्रयास करूंगा। तो जैसा कि पूर्व में आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों, दीर्घ संधि को हम नेक्स्ट वीडियो में संपूर्णता पढ़ेंगे। थोड़ी सी लेंदी हो सकती वीडियो, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। धीरे धीरे हम पहले संधियों को कंप्लीट करते हैं, फिर आपके लिए लेके आएंगे मॉक टेस्ट। इसी क्लास में माध्यम से आपके लिए लेके आएंगे मॉक टेस्ट, जिसको आप ज्वाइन करेंगे, तो जिससे कि आपकी संधि के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहते हैं। नमो नमः।